हेलो बच्चों, आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन लोधी क्लासेस। आज अपन फिजिक्स बोर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो कल हुआ है, तो एवरेज स्टूडेंट का रिएक्शन तो ये है कि पेपर लेंदी और थोड़ा टफ है। और मेरे ख्याल से पेपर जो है ये लॉजिकल ज़्यादा है, जिसमें जो साल भर जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हीं को अच्छे से बन पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास जो सेट है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो मेटालिक स्फीयर आर रिस्पेक्टिवली। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। एक हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है और इसको चार्ज दिया, तो चार्ज हॉलो स्फीयर की मेटालिक है ये, तो हमेशा सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही चार्ज होगा और ना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है और बाहर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आउटसाइड फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर पोटेंशियल के बारे में भी पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल अंदर यूनिफॉर्म होता है और कितना होता है, जितना कि सरफेस में होता है, और सरफेस पे कितना होता है के क्यू, और जो भी इस स्फीयर का रेडियस होगा आर होगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। तो ऑप्शन देख लो, ए इज इक्वल टू जीरो, वे इज इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड, ए इज इक्वल टू जीरो, वे इज इक्वल टू वी नॉट अ कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। थर्ड में दोनों ही नॉन जीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, होती ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफी फेमस है और अधिकतर एग्जामों में आता रहता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इसके डायमेंशन के लिए ऐसा सोच सकते हैं, जहाँ पर जिस फॉर्मूले में एल आता है उसका आप यूज कर लें। जैसे मेरे दिमाग में अभी एनर्जी वाला फॉर्मूला आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस और एनर्जी का रिलेशन, तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अगर आप एल निकाल लो यहाँ से तो 2u बाई आई स्क्वायर हो जाएगा। 2 का कोई लेना देना नहीं है डायमेंशन में। तो एनर्जी या वर्क का इक्विवेलेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, या एनर्जी का डायरेक्ट याद है तो यूज कर लो, ml स्क्वायर p माइनस 2, और करंट का एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर m l स्क्वायर p माइनस 2 a माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सेकेंड वाला। ऑप्शंस देख लो फिर कौन सा, मेरे हिसाब से डी आंसर सही हो रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर करंट I enters at a point A and exit at point B as shown in figure. The value of the magnetic field at the center O of the loop is। एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, करंट यहाँ एंटर हो रहा है और इस एंड से यहाँ पर बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे हम, ये करंट जो एंटर हुआ तो यहाँ से कुछ करंट गया होगा I1, इस पॉइंट से कुछ करंट गया होगा I2, और यहाँ पे मिलके फिर से ये I जाएगा। अब कितना करंट गया होगा ये कैसे सोचना है, तो देखिए ये वाली लेंथ अगर x सपोज करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसका 3 टाइम्स हो जाएगी, और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसके रेजिस्टेंस को r कह रहे हैं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 3 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। इसको r बोला, यहाँ लेंथ 3 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। और इसको यहाँ पे देखो, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये कोई रेजिस्टेंस ले और ये रेजिस्टेंस ले, तो ये दोनों पैरेलल ऑर्डर पे हो गए। पैरेलल ऑर्डर में करंट निकाल सकते हैं आप, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस 3R है, तो करंट रिवर्स रेशियो में होगा। मतलब अगर यहाँ करंट आपने I लिया तो इस जगह का करंट हो जाएगा 3I हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2πi/r। ये सर्कुलर रूप का होता है, आर्क की वजह से चाहिए तो ये रिजल्ट होगा μ0/4πi/r इंटू थीटा। तो हम यहाँ ओ पर निकाल लेंगे। तो ये मान लो फर्स्ट सेक्शन है और ये वाला सेकंड सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लें, तो फॉर्मूला होगा μ0/4π। आई का मतलब यहाँ पर हमने करंट को 3i लिया हुआ है, तो करंट हो जाएगा 3i, रेडियस सर्कुलर लूप की r ही ले लिया और एंगल π/2 हो जाएगा। सेकेंड वाली फील्ड देख लें, तो μ0/4π आई, तो आई यहाँ पे आई होगा, r की वैल्यू r है और ये वाले सेक्शन का एंगल है, तो ये एंगल 3π/2 हो जाएगा। तो ये 3π/2, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट सेक्शन की वजह से बन रही है वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड की वजह से बनेगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा 0 होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.326 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 हो जाएगा। हमको यहाँ पर पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो E/h हो जाएगा। E की वैल्यू 1.326 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जब पावर सॉल्व करोगे तो -19 प्लस 34, तो लगभग ये हो जाएगा 10⁻15 और 1.3 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 3 ज़ा 48, तो 8 लिख लिया, 16 1 ज़ा 16 और 4 तो ये 20, तो ये 2.08 लगभग आ रहा है। नीचे 6.6 आ रहा है, 6.62 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे एक पावर का यूज 10 की पावर यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पे जैसे 3 के पास वाला रिजल्ट ये है हमारा, तो मेरे हिसाब से आंसर आपका बी होना चाहिए। 3.2 कुछ 10⁻14 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ यहाँ पे ½ मीटर दी हुई है, हेल्ड वर्टिकली एंड मूव विद अ वेलोसिटी 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक रॉड है और इसकी लेंथ है ½ मीटर और ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो गई जिसकी वैल्यू भी गिवन है 0.4 cos। 1 cos में 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 cos, तो 1 cos 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। तो B, V, L तीनों दिया हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। B, V, L ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। B की वैल्यू यूज कर ले 0.4 इंटू 10⁻4, V की वैल्यू 10 दी हुई और लेंथ की वैल्यू ½ है, तो ये 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट में आएगा और 0.2 इसको मिली लिख सकते हैं, मिली वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर के भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड एट रूम टेम्परेचर विद अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ बोरॉन, द चेंज चार्ज कैरियर इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर विल बी। तो यहाँ पे जर्मेनियम क्रिस्टल दिया हुआ है और इसमें डोपिंग हो रही है बोरॉन की। बोरॉन 13 ग्रुप का है, ये ट्राइवेलेंट होता है। तो जब जर्मेनियम में आप बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप में होल्स मेजर होते हैं और ये मेजर चार्ज कैरियर होगा, माइनर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल्स मेजॉरिटी में होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर सी हो गया, होल्स एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ओनली रॉन्ग है, होल्स ओनली रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू होल्स ये एन टाइप में होगा ऐसा। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। नेक्स्ट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सॉल्व करते हैं सर्किट को। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 4 ओम और 2 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 मिलके 6 ओम हो जाएंगे। 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल ऑर्डर पे हो जाएंगे। इनका रिजल्टेंट निकाल दो। तो 6 into 3 6 + 3 9, ये 18 है तो ये हो जाएगा 2। तो इतने सेक्शन का रिजल्टेंट हो गया 2 ओम। ऐसे यहाँ पे निकाल लीजिए, 6 और 3 9, 18 और 9 का, तो 18 into 9 18 + 9 27, ये 3 1 6, तो ये 6 हो गया। इस पार्ट का 6 हो जाएगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 2 है, और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस 6 आ रहा है, तो ये 6 ओम हो गया। और नीचे वाला एज इट इज 4 ओम और ये 12 ओम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बीच वाला हटा दिया क्योंकि ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है। 2 और 6 का रेशियो 1/3 आएगा, इसका भी रेशियो 1/3 हो जाएगा। 2 और 6 ऐड कर लेंगे तो ये 8 ओम हो गया। फिर 4 और 12 ऐड कर लोगे तो ये 16 ओम हो गया। ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का रिजल्ट यूज कर लीजिए। 8 into 16, 8 + 16, तो 24, 1 और 3। तो आंसर हो गया फाइनल आपका 16/3 ओम हो गया। ये सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। चलिए एक और है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एसी चैप्टर का क्वेश्चन है। A capacitor and inductor are connected in series across an AC source of voltage or variable frequency। एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, इनको हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा या फ्रीक्वेंसी चेंज करी जा सकती है। तो यहाँ पे ये नॉलेज होना चाहिए, सी कैपेसिटर पे रिएक्टेंस को एक्सी से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू 1/ωc होती है। इंडक्टर के रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है। तो क्वेश्चन ये है, द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट बिफोर एंड आफ्टर द रेजोनेंस विल बी। तो रेजोनेंस से पहले और रेजोनेंस के बाद सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो रेजोनेंस के लिए कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो रेजोनेंस के पहले और बाद में क्या होगा। तो रेजोनेंस के पहले जो फ्रीक्वेंसी
कम रहेगी और रेजोनेंस के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू हम बढ़ाएं, ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो XC डिक्रीज कर जाएगा और XL इंक्रीज कर जाएगा। अगर ओमेगा कम रहेगा तो XC ज़्यादा रहेगा और XL कम रहेगा। तो C सर्किट डोमिनेट करेगा ओमेगा कम होने पे और ओमेगा ज़्यादा होने पे L सर्किट डोमिनेट करेगा। तो पहले बिहेव करेगा ये कैपेसिटिव सर्किट और फिर बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा C। कैपेसिटिव सर्किट पहले बिहेव करेगा और फिर उसके बाद में इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो कैपेसिटिव, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा ये। तो ये इसी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी इसी का एक क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन दी हुई है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, कॉस थीटा का ग्राफ, ये आई नॉट है, ये टाइम है। अच्छा, ये ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ ओमेगा दिया हुआ है 100 पाई। The least time the current takes to decrease from maximum value to 0। मैक्सिमम से 0 होने का टाइम बताना है। ये मैक्सिमम है और यहाँ पे करंट 0 हो जा रहा है, तो ये वाला टाइम T/4 होता है। तो हमको टाइम पीरियड का 1/4 निकाल लेना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये 100 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल, T इज इक्वल टू 2/100 जो 150 हो जाएगा। हमको T/4 चाहिए, तो इसको 4 से इंटू करोगे तो 200, तो 1/200 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है 10th। The mass number of the two nuclei A and B are 27 and 64. The ratio of their radii is, तो ये रिलेशन होता है R इज इक्वल टू R0 e टू द पावर 1/3। ये रेडियस है, ये मास नंबर, ये फर्मी कांस्टेंट। तो R इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 1/3। तो R1 और R2 का रेशियो पूछे हैं, तो ये A1/A2 पावर 1/3 वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक मास नंबर 27 है, दूसरा 64 है। तो 27 को 3 क्यूब लिख दिया, 64 को 4 क्यूब लिख दिया, ये 1/3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ डी ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। आइसोटोन्स आर न्यूक्लियाई हैविंग। आइसोटोन्स इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे X लिखा हमने A और Z, तो A माइनस Z से न्यूट्रॉन का नंबर पता चलता है, और जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। सेम मास नंबर पॉसिबल नहीं है, सेम एटॉमिक नंबर ये भी पॉसिबल नहीं है, सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होगा, Z अलग अलग है और न्यूट्रॉन सेम है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को आइसोटोन्स बोलते हैं अपन। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a p-n जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एज अ रिजल्ट। तो
इसमें पोटेंशियल बैरियर और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट करता है ये पूछा हुआ है हमसे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, इसमें पी में होल्स होते हैं मेजर चार्ज कैरियर और एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉरवर्ड में लगाने का मतलब पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये प्लस की वजह से होल रिपेल होकर जंक्शन की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये जो विड्थ है ये डिक्रीज हो जाती है और बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है, दोनों में दोनों ही डिक्रीज होंगे। तो बोथ द पोटेंशियल बैरियर एंड हाइट, पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। तो इसमें ए आंसर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। 13 देख लें। A ray of light is incident normally on the face of prism. The emergent ray will graze along the opposite face of the prism when the critical angle of the glass air interface is equal to the angle of prism. तो इसमें ऐसा दिया है, देखो ये एक प्रिज्म दिया हुआ है, एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये आगे जाएगी, अनडेविएटेड मूव करेगी, इस पॉइंट पर आकर टकराएगी और फिर ग्रेजिंग मतलब बाउंड्री के पैरेलल, प्रिज्म की सरफेस के पैरेलल, इसको ग्रेजिंग रे कहते हैं। ये हुआ ग्रेजिंग रे। तो ये 90 डिग्री एंगल, ये प्रिज्म एंगल, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए होगा। तो नेचुरली ये वाला एंगल ए के इक्वल होगा और यही क्रिटिकल एंगल होता है। तो यही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसमें जो असर्शन है ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये वाला रॉन्ग है, तो रीजन इसका रॉन्ग है और असर्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें assertion is true but reason is false, ये आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन xy plane मेकिंग एन एंगल थीटा which lies between 0 to pi by 2 with x axis. If a uniform magnetic field B is applied in the region along y axis, the particle will move in helical path with its axis parallel to x axis. तो ये रॉन्ग हो गया है। क्यों रॉन्ग हो गया है? यहाँ पर ये x axis है और ये y axis है। एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी हमने xy प्लेन पे, कुछ भी वेलोसिटी दे दी थीटा एंगल पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर y डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में हेलिकल पाथ में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे बोल रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, असर्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट ए यहाँ पर रॉन्ग है और R देख लेते हैं। The direction of the magnetic force acting on a charged particle moving
in a magnetic field is along the velocity of the particle. तो ये wrong है. फोर्स हमेशा होता है q v क्रॉस p. ये वेलोसिटी और फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे r रीजन जो है ये भी रॉन्ग है. असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. Question 15. The minimum negative potential applied to the anode in a photoelectric experiment at which photoelectric current becomes zero is called cut-off voltage. तो ये तो सही स्टेटमेंट है. ये कैथोड, ये एनोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है. अगर इसको हमें स्टॉप करना है तो हमें रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना होता है. रिवर्स पोटेंशियल का मतलब कैथोड को कनेक्ट करते हैं प्लस से और एनोड को माइनस से कनेक्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन रिटार्ड करता है, इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगता है और किसी पोटेंशियल पे यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाता और फोटो करंट जीरो हो जाता है. वही वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, कट ऑफ वोल्टेज हो जाएगा. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो इसमें असर्शन करेक्ट है. रीजन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मैटर इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस. तो जो रीजन है इसका करेक्ट तो है, ये स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका रीजन नहीं लिखा हुआ है. तो असर्शन करेक्ट है. रीजन जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है, बट इट इज नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. Electromagnetic wave do not require a medium for propagation. Propagation के लिए मीडियम नहीं चाहिए. तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. तो ये भी करेक्ट है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लें और स्ट्रिंग में भी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करी जा सकती है. इसमें क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इसके लिए आपको मीडियम चाहिए. तो ये सही एक्सप्लेनेशन है. तो 18th में भी क्या आंसर होना चाहिए? असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो अभी हम इतने ही सॉल्व कर रहे हैं. सेक्शन बी जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.